नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है कैसे हो गई मोहब्बत और इसकी राइटर है महा अली। इसकी ऑलरेडी एक एपिसोड अपलोड हो चुकी है और ये दूसरी एपिसोड है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये नावल अच्छा लग रहा होगा। अब चलते हैं मेरी तरफ। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि मेरा अभी भी थोड़ा बहुत गला ख़राब है। तो इसका ये है कि एक्चुअली मैं चाह रही थी कि मेरे मिड्स होने वाले हैं और मेरे मिड्स चूँकि 2 डिग्रीज़ के होने हैं तो काफ़ी टाइम लग जाना है। तो मेरा कंसर्न ये था कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, बट मसला ये हो गया कि मेरा तबीयत ख़राब हो गई और मेरा गला भी ख़राब हो गया, तो जिसकी वजह से मुझे मुश्किल हो रही है थोड़ी बहुत। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के बारे में ना सोचूं। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे दूसरी एपिसोड का, तो इसीलिए मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे लिए इतनी दुआएं कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है और आप लोग दुआ कीजिए मेरे एग्ज़ाम्स के लिए भी कि मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे हों और मैं अच्छी तैयारी कर सकूं, क्योंकि अभी तक तो जो मैंने सारा काम किया मैंने यूट्यूब चैनल पर ही किया है, आप लोगों के साथ ही रही हूँ मैं। तो अब मैं थोड़ा बुक्स के साथ और नोट्स के साथ कर लूँ सुलह सफाई, ताकि मैं थोड़े एग्ज़ाम्स अच्छे दे सकूँ। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाह रही हूँ। एक्चुअली एक चैनल है जो कि मेरी एक तरह से आप लोग कह सकते हैं, जब मैंने बनाया था तो मैंने उनको बहुत फॉलो किया था और उनकी मैं काफ़ी चीज़ों को मैंने पीक किया था। तो माशाल्लाह से उनका वो बताने का, नावल पढ़ने का अंदाज़ बहुत ज़्यादा अच्छा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उनकी वॉइस पसंद आएगी। उस चैनल का नाम है पाक नावल्स और आप जाइए वहाँ चैनल पर, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप लोगों ने मुझसे शहरज़ाद के बारे में कहा था कि मैं वो नावल पढूं, तो मैंने वो नहीं पढ़ा है इसलिए कि वो ऑलरेडी पाक नावल्स के चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग वहाँ जाकर सुन सकते हैं। क्योंकि मैंने अब कुछ दिनों का गैप लेना है, तो इन डेज़ में आपको चाहिए कि कुछ अच्छी वॉइस के साथ आप एक अच्छे नावल को ज़रूर सुनिए। और मैं माला नावल भी अब अपलोड नहीं करूँगी और जो मेरे पास एपिसोड हैं उनको मैंने डिलीट कर देना है और हाइड कर देना है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने ये नावल माला सुनना है तो आप लोग उनके चैनल पर जा सकते हैं और उनके चैनल से सुन सकते हैं। माशाल्लाह से उनके माला नावल पर बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत ज़्यादा लोग उनके नावल को पसंद करते हैं, उनके पढ़ने के अंदाज़ को पसंद करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी उनका अंदाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर आप लोगों को मिल रहा है तो आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी और भी बहुत से नावल्स हैं जो आप लोग वहाँ पर सुन सकते हैं। अभी भी वो एक नावल पढ़ रही हैं जो कि बहुत अच्छा है और आप लोग जाइए वहाँ पर और जाकर सुनिए, ठीक है। तो चलिए मैं अब दूसरी एपिसोड को शुरू करती हूँ बगैर किसी देर के, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है। परीशा फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़ी हुई थी। उसने शहरयार को देखा जो बिल्कुल बदल गया था। कहाँ वो हर वक्त रफ हुलिये में होता था और कहाँ और आज डिसेंट सा हो गया है। उसको देखकर आज सारी पुरानी तल्ख यादें उसकी आंखों में घूम रही थी, जिस पर वो बहुत उदास हो गई। कितनी मुश्किल से वो सब कुछ भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी थी, पर आज कैसे किस्मत ने उन दोनों को दोबारा मिला दिया था। वो सोच रही थी कि ये नहीं होना चाहिए था। अगर उसने मेरे दोस्तों को बता दिया कि मैं यहाँ हूँ और अगर वो यहाँ मुझसे मिलने आ गए तो मैं उनको किस मुंह से बताऊँगी कि मैंने यूनिवर्सिटी के बाद उनसे कोई राब्ता क्यों नहीं रखा। जब यूनिवर्सिटी से परीक्षा वापस आई थी तो उसकी सुतेली माँ ने उस पर बहुत गंदे इल्ज़ाम लगाए कि वो 3 लड़कों के साथ घूमती थी और शहर भर में आवारा गर्दियाँ करती थी। उनके अलावा पता नहीं कितने उसने आशिक बनाए हुए थे जिनसे ये मिलती होगी। ये सब सुनकर उसका दिल खून के आंसू रो रहा था कि आज तक उसने कोई हद पार नहीं की थी और फिर जो भी वो करती थी अपने बाबा को ज़रूर बताती थी। अपने ग्रुप के लड़कों से भी बाबा को मिलवाया था। उसके बाबा को उस पर पूरा भरोसा था, पर इतने इल्ज़ाम अपनी पाक दामन बेटी पर लगाए जाना उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके नतीजे में उनको पहला हार्ट अटैक हुआ। पर अल्लाह के फजल से वो बच गए। जब उनको घर लाया गया तो उसी दिन परीशा ने अपना मोबाइल तोड़ दिया और डस्टबिन में फेंक दिया।
ताकि उसका कोई दोस्त उससे राब्ता ना कर सके। वो उनको क्या मुंह दिखाएगी कि वो किस इल्ज़ाम की वजह से उनसे आइंदा राब्ता नहीं कर सकेगी। इसलिए यही बेहतर है, उनको पता ना चले इस बात का। मैं उनको मुंह नहीं दिखा सकूंगी, ख़ासकर उन 3 लड़कों नुमान, फ़ारिस और जुनैद को, जिन्होंने मुझको अपनी बहनों से बढ़कर इज़्ज़त दी। जितना भी फ्री थे, पर कभी हम तीनों लड़कियों को बुरी नज़र से नहीं देखा था। अगर उनको पता चला कि लोगों ने हमारे पाक रिश्ते को गाली दी तो क्या सोचेंगे उसके बाद। मैं खुद भी उनके साथ आंखें नहीं मिला पाऊंगी। इस वजह से उसने बाबा से घर बदलने को भी कहा और फिर उन्होंने घर भी शिफ्ट कर दिया, इसलिए कि उसने सब दोस्तों को अपने घर का पता बताया हुआ था, क्योंकि वो हमेशा से उसके घर आना चाहते थे। पर जब भी प्रोग्राम बनाते किसी न किसी वजह से नहीं आ पाते। पर परीक्षा ने उनको कहा था, यूनिवर्सिटी के बाद जिस दिन भी तुम लोगों को वक्त मिले तुम सब मिलकर आना, मुझे बहुत खुशी होगी। वो सोचों में गुम हो गई कि ये मुझे पहचान ना ले वरना बहुत बुरा होगा। इतने में शहरयार उसके करीब आकर खड़ा हो गया। परीक्षा को प्रिंसिपल साइका ने होश दिलाया कि मिस परीक्षा, सर को बुके दीजिए। तब वो होश में आई और झिझकते हुए वो बुके उसके आगे कर दिया। आज भी उससे वही खुशबू आ रही थी जैसी पहले आती थी। शहरयार ने उसे बुके लिया और आहिस्ता से थैंक यू कहकर आगे बढ़ गया। परीक्षा परेशान हो गई, क्या उसने मुझे नहीं पहचाना? लगता है भूल गया। चलो खैर, मेरे लिए ही फ़ायदा है। जब अंदर चला गया, पीछे से परीक्षा ये सोचने लगी, ये मेरे दोस्तों से नहीं मिलता होगा, क्योंकि उसको वो पसंद कहाँ थे। हर वक्त उनको धमाका। नवाबजादा अब तो बड़ा बिजनेसमैन बन गया, अब कहाँ वो बेचारे उसको याद आए होंगे। ये सोचकर उसको थोड़ी तसल्ली हुई। सब टीम वाले मैडम साइका के ऑफिस में चले गए। परीक्षा और बाकी सब टीचर्स भी अपने स्टाफ रूम में चली गई। वो दोनों आपस में बैठकर बातें कर रही थी। शिफा तो शहरयार की पर्सनैलिटी देखकर फिदा हो गई। हालांकि उसका निकाह हो चुका था और कुछ ही महीनों में उसकी रुखसती होनी थी। उसने पहली दफ़ा शहरयार के जैसा हैंडसम लड़का देखा था जिस पर वो रश कर रही थी। काश मुझे भी ऐसा कोई लड़का मिलता या यही मिलता। परीक्षा उसकी बातों पर हंस रही थी कि बेचारी को पता नहीं कि कितना बदतमीज़ है। तब शहरयार फुल एटीट्यूड के साथ स्टाफ रूम में आया और दरवाजे को नॉक किया। उसके पीछे टीम के 1-2 अफराद और भी थे। सब टीचर्स उनको देखने लगी और उठकर खड़ी हो गई। शहरयार ने सबको इशारा करके बिठा दिया। परीक्षा की हंसी को वहीं ब्रेक लग गया। पता नहीं क्यों उसको देखकर परीक्षा का दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लगा और सांसें तेज़ चलने लगी। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर बार बार नाकाम हो रही थी। शहरयार ने सब टीचर्स को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर सब टीचर्स का इंट्रोडक्शन लिया और इनसे कुछ चीज़ें डिस्कस की और उनको कॉन्फिडेंस भी चेक किया। जब परीक्षा की बारी आई तो वो थर थर काँपने लगी। शहरयार ने उसको इग्नोर करते हुए कहा, बैठ जाइए, फिर कभी बता दीजिएगा। और वो ये सोचती रह गई कि आखिर मुझे हो क्या जाता उसको देखकर। आज सब टीचर्स का लंच स्कूल की तरफ से था, इसीलिए सब देर तक रुक गई थी। लंच करने के बाद सब टीचर्स अपने घर को निकल रही थी। इतनी देर हो गई थी सबको। शिफा का भाई उसे लेने आ रहा था, पर परीक्षा अकेली थी। उसको समझ नहीं आ रहा था इस वक्त वो अकेले कैसे जाएगी। कोई बस भी इस वक्त नहीं होगी। अल्लाह का नाम लेकर वो निकल गई। तेज़ तेज़ कदम भरती वो घर पहुंच गई। वो घर वापस आए तो बाबा ने न्यू टीम का पूछा कि आई थी और कैसे थे लोग। उसने कहा अच्छे थे और थकावट का कहकर जल्दी से अपने कमरे में चली गई। उसके बाबा ने भी कहा आराम कर लो, फिर बात करेंगे। आज स्कूल में सब टीचर के साथ टीम का एक मेंबर था। परीक्षा के साथ शहरयार था। वो बहुत हैरान हो गई कि शहरयार उसके साथ होगा। कहीं इस भूत ने खुद ही तो नहीं मेरा नाम खुद के साथ लगवा दिया मुझे तंग करने के लिए। अल्लाह, इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर परीक्षा तुम्हें करना होगा। भले ही वो तंग करे, तुम्हें उसको बर्दाश्त करना है। कुछ वक्त की तो बात है, फिर वो चला जाएगा। और वैसे भी वो मुझे भूल गया है, कहाँ याद होगी मैं उसको डर था कि कहीं यूनिवर्सिटी का बदला वो यहाँ ना ले ले। अब तो वो उसका बॉस था, इसीलिए उसको बर्दाश्त करना होगा। वो खुद को हिम्मत दिला रही थी। जब वो क्लास में पढ़ा रही थी तब शहरयार वहाँ आया। उसकी शक्ल बन गई। उफ अल्लाह, ये आ गया। उसने परीक्षा से इजाज़त ली। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ तो गए हो, पूछ क्या रहे हो? वो मुँह में बुड़बुड़ाई। शहरयार ने कहा, मिस आपने कुछ कहा? उसने सर नफ़ी में हिलाया और कहा, जी आइए। वो अंदर आया। सब स्टूडेंट्स ने उठकर उसको वेलकम टू आवर स्कूल कहा। उसने सब बच्चों को थैंक्स कहा और वो पीछे बच्चों के साथ एक बेंच पर जगह बना के बैठ गया। परीक्षा उसको देख रही थी कि ये कर क्या रहा है पागल इंसान। शहरयार ने उसको कहा, मिस
उंगली से उसका नाम पूछना चाहा, जैसे उसको पता ना हो। परीक्षा ने दांत चबाते हुए कहा, मिस परीक्षा रज़ा। लिस्ट में जैसे नाम नहीं पड़ा। अंधा। वो फिर से बुड़बुड़ाए, ओके मिस परीक्षा, पढ़ाना स्टार्ट करें। आई वॉन्ट टू सी यूर टीचिंग स्टाइल। परीक्षा ने दिल में कहा, ओ आया बड़ा अंग्रेज़ कमीना। उसने पढ़ाना स्टार्ट किया और वो उसको बहुत सीरियस तरीके से देख रहा था, जिसकी वजह से वो पजल हो रही थी। पहली बार कोई उसका पढ़ाना देख रहा था, इसी वजह से वो कंफ्यूज हो रही। पर कोई और होता तो शायद इतना नहीं होती, पर उस दुश्मन ने जहाँ के सामने मुश्किल था। उसकी नज़र बिल्कुल अपने ऊपर पाकर वो फिर से अपने होशो आवाज़ खो रही थी, पर फिर उसने फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाया। क्लास पूरी होने पर शाहयार ने परीक्षा को कहा, मिस आई एम सॉरी, मैं आपका नाम भूल जाता हूँ। कैन यू प्लेयर रिपीट योर नेम। परीक्षा ने ठंडी सांस ली और कहा, परीक्षा रज़ा। जी तो मिस परीक्षा, अच्छा पढ़ा लेती हैं, वेल डन, इसी तरह से कंटिन्यू रखिएगा। परीक्षा खुश हो गई कि शुक्र इसको अच्छा तो लगा। शहरयार ने फिर कहा, मिस। फिर से उसका नाम सोचने लगा। परीक्षा ने अपने हाथ का घुसा बनाया, जैसे अभी उसका मुंह सुझा देगी, पर उसको अपने आप को कंट्रोल करना था। फिर उसने नाम रिपीट किया, यस मिस परीक्षा, सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम बिकॉज इट्स रियली डिफ़िकल्ट। ओके कैन यू प्लीज़ डोंट माइंड। परीक्षा ने आहिस्ता से कहा, कोई बात नहीं। शो मी मैथमेटिक क्लासेस मिस। शाहयार ने फिर से उसका नाम भूलने की नाकाम कोशिश की। परीक्षा ने गहरे सांस लिए और गुस्सा जब्त करते उसको इशारा किया कि जी चलिए मैं दिखाती हूँ। फिर से शाहयार ने कहा, मिस, और फिर वो वहीं चुप हो गया। तो परीक्षा ने कहा, परीक्षा रज़ा। मिस परीक्षा, आप मैथ्स भी पढ़ा लेती हैं। जिस पर परीक्षा ने सर हिलाकर कहा। शाहयार ने अपने दिमाग पर जोर दिया इसका नाम याद करने के लिए और बोला, यहाँ तो मिस परीक्षा रज़ा, आपके मुंह में ज़बान नहीं जो इस तरह सर हिलाकर जवाब दे रही हैं। आई डोंट लाइक योर एटीट्यूड, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, इन फ्यूचर आई डोंट वांट टू सी यू टू रिप्लाई मी लाइक दिस, गॉट इट। शहरयार ने अपनी हंसी को कब से कंट्रोल कर रखा था। बार बार परीक्षा का नाम पूछना और उसका गुस्सा हो जाना, उसको बहुत हंसी आ रही थी और परीक्षा अपने गुस्से को जब्त कर रही, वरना आज शहरयार का कत्ल हो जाना पक्का था। हंसी कंट्रोल करने की वजह से शहरयार का गोरा रंग सुर्ख पड़ गया था। परीक्षा उसको मैथ डिपार्टमेंट में लेकर जा रही थी, तब शहरयार ने उसके कान में कहा, चुड़ैल, तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ना, और तुम्हारा नाम चुड़ैल था, पर तुमने तो अपना नाम ही बदल दिया। चलो शुक्र करो पूछ लिया, वरना मैंने तो चुड़ैल ही कहना था। परीक्षा को जैसे करंट लग गया, इस भूत को मैं अभी तक याद हूँ, तभी मुझे तंग कर रहा। अब पता चला। पर परीक्षा रज़ा, यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। वो फिर से अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। उसने शहरयार को कोई जवाब न दिया और मैथ्स डिपार्टमेंट में ले गई, जहाँ पर स्टूडेंट को मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए मैथ्स सिखाई जा रही थी। सारे स्टूडेंट परीक्षा को देखकर खुश हो गए, क्योंकि परीक्षा उनकी फेवरेट टीचर थी। उनको हर हरकत करने पर दूसरी टीचर से बच्चा लेती, उनके साथ मिलकर शरारतें करती। शहरयार ने उसके कान में कहा, ये शैतान के चेले भी तुमको पसंद करते हैं चुड़ैल, जाहिर है बड़े शैतान की शागिर्द जो ठहरे। उसने परीक्षा की तरफ इशारा करते हुए कहा। परीक्षा को गुस्सा आया, ऐसे कैसे उसने इतने मासूम बच्चों को शैतान के चेले बोल रहा है। वो कुछ बोलने लगी, फिर खुद पर कंट्रोल पा लिया। शहरयार ने क्लास में अपना इंट्रोडक्शन करवाया, फिर परीक्षा ने उसको सब बताया कि कैसे वो बच्चों को इन चीज़ों के ज़रिए मैथ सिखाती है, और ये बच्चे भी बहुत ज़हीन और टैलेंटेड हैं। आप इनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। शहरयार ने कुछ बच्चों से सवाल जवाब किए, बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। परीक्षा खुशी से फूली नहीं समा रही थी, उसका बस नहीं चल रहा था, वो हवाओं में उड़े। उसने बहुत मेहनत की थी इन बच्चों पर, और बच्चों ने उसका रिजल्ट दिखा दिया। उसके दुश्मन के सामने उसकी भी बेइज्जती नहीं होने दी। उसका सर फ़ख्र से बुलंद हो रहा था, और शहरयार से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसकी दुश्मन खुश हो। उसने गुस्से से परीक्षा से कहा, चलिए मिस परीक्षा रज़ा। वो उसकी हालत समझ गए और मुस्कुराने लगी। वो दोनों पर प्रिंसिपल ऑफिस में आए तो प्रिंसिपल ने शहरयार से पूछा, कैसा लगा आपको मिस परीक्षा का पढ़ाना और उनका मैथ्स डिपार्टमेंट में काम। शहरयार ने सीरियस अंदाज से कहा, जी अच्छा लगा मिस परीक्षा का पढ़ाना, पर शी नीड्स इम्प्रूवमेंट इन हर वर्क एंड कॉन्फिडेंस एज वेल। उनको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है, मैंने उनको बता दिया है। मैडम आप बुरा मत मानिएगा, पर हमें यहाँ के बेस्ट टीचर्स चाहिए जो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो। अगर टीचर में ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो स्टूडेंट में कहाँ से होगा। परीक्षा की आंखें फट गई, ये क्या बकवास कर रहा है कमीना इंसान, मुझे क्या बोला और मैडम को क्या बता रहा है। अल्लाह तू ही मुझे बचा। उसने प्रिंसिपल की शक्ल देखी, जिस पर गुस्सा साफ जाहिर था।
शहरयार ये कहता हुआ बाहर निकल गया। प्रीशा उसको जाता देख दिल ही दिल में उसको गालियों से नवाज रही थी। अब रूम में सिर्फ साइका मैडम और प्रीशा थी। उसके हाथों में पसीने आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी सांस रोक ली। वो भी जल्दी रूम से भागने लगी। तभी मैडम ने उसको कहा, मिस प्रीशा यहीं रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। प्रीशा ने अपने खुश होते होंठों पर जबान फेरी और उनकी तरफ पलटी। यस मैडम कहिए। मैं ये क्या सुन रही हूँ प्रीशा? मिस्टर शहरयार तुम्हारे लिए क्या कह कर गए? वो बॉस है, अगर उनको बात पसंद न आई तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। वो यही सोचेंगे कि हम यहाँ पर किसी को भी जॉब दे देते हैं बिना उसको देखे। वो हम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और फिर ना ही वो हमें सपोर्ट करेंगे कि शायद हम पैसे खा जाएं। तुम जानती हो हमें उनकी सख्त ज़रूरत है। प्रीशा का चेहरा रोने वाला हो गया था। उसने मैडम से सॉरी की और आइंदा ख्याल रखने का कहने लगी। मैडम ने कहा, सही है, आइंदा ख्याल रखिएगा। मैं मिस्टर शहरयार से आपके लिए रिक्वेस्ट कर दूंगी। अब आप जा सकती हैं। जब घर वापस आई तो उसका मूड ख़राब था। बाबा ने पूछा पर उसने काम ज़्यादा होने का बहाना करके टाल दिया। अब हर रोज़ शहरयार उसको डांट देता या फिर प्रिंसिपल से शिकायत कर देता, जबकि वो हर चीज़ सही से करती, पर वो हर चीज़ को गलत कर देता और रिजेक्ट कर देता। कुछ हफ्ते तो वो चुप रही, ना जवाब दिया, ना ही उसको तंग किया। आखिर जॉब का मसला था, पर फिर उसको समझ आ गई थी कि यह शहरयार अपने पुराने बदले ले रहा है। वो भी प्रीशा थी। उसने सोचा, मैं भी अब इसको सबक सिखाऊंगी। आज मीटिंग थी, सब टीचर स्टाफ रूम में बैठी थी। शहरयार ने प्रीशा को ऑर्डर किया कि मेरे लिए चाय निकाल कर लाओ, शुगर फ्री। उसने बाकी कुछ स्टाफ से भी पूछा, उनमें से भी कुछ ने कहा कि चाय पियेंगे। प्रीशा गई और चाय लेकर आ गई। शहरयार को सर्व किया तो वह तंजिया मुस्कुरा रहा था, प्रीशा को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। प्रीशा भी तंजिया मुस्कुराने लगी। वो परेशान हो गया, ये क्यों ऐसे हंस रही है? कहीं इसने कुछ किया तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बॉस हूँ इसका। इसको डर है कहीं इसकी जॉब ना चली जाए। अगर कुछ करना होता भी तो पहले ही करती। वो खुद को झूठी तसल्लियाँ दे रहा था जिस पर उसका खुद का दिल नहीं मान रहा था। जैसे ही उसने चाय का कप मुंह में डाला, उसको चाय जहर लगने लगी। उसने सबका ध्यान करते हुए चाय का कड़वा घूंट निगल लिया। उसे पता चल गया ये हरकत इस चुड़ैल की होगी जो सामने खड़ी उसको इशारा कर रही थी कि कैसी लगी चाय। वो आराम से चाय पीता जा रहा था जैसे उसको कोई फ़र्क न पड़ता हो। प्रीशा उसको देखती रह गई। उसके चेहरे की हंसी उड़ गई। ये कैसे पी रहा है? कहीं किसी और की चाय उसके पास आ गई क्या? पर मैंने वही कप उसको दिया था। अगर किसी और को आता तो अभी गुस्से से चिल्लाना शुरू कर देता। मतलब वही कप उसके पास है, पर ये इतने आराम से कैसे पी रहा है? इसको कुछ हो नहीं रहा भूत कहीं का? वो हैरान परेशान होकर रह गए। अब दोनों की जंग दोबारा शुरू हो गई थी। हर वक्त कोई मौका नहीं छोड़ा जाता एक दूसरे को सताने का। 6 महीनों के बाद शहरयार लोगों ने स्कूल के साथ एग्रीमेंट कर लिया था कि वो स्कूल की सारी जिम्मेदारी उठाएंगे। बस अब तो प्रीशा ने कहा, स्कूल को एग्रीमेंट मिल गया है, अब उसको जितना चाहे तंग करो, ये एग्रीमेंट वापस नहीं लेगा। एक दिन तो उसने हद कर दी, शहरयार को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया, पर शहरयार ने प्रीशा का नाम नहीं लिया और पैर स्लिप होने का कह दिया, क्योंकि इन दोनों का ये असूल था, अपनी दुश्मनी एक दूसरे तक रखनी है, किसी और को शैतान नहीं लगानी। प्रीशा आज घर आए तो कुछ मेहमान बैठे हुए थे। उसकी माँ ने आज पहली दफ़ा उसको प्यार से कहा, जल्दी से जाओ, अच्छे कपड़े पहनकर अच्छा सा तैयार होकर आओ। कपड़े रूम में पड़े हुए हैं। वो रूम में गई तो उसके बेड पर एक ड्रेस पड़ा था। वो उठाकर वॉशरूम में चेंज करने गई और फ्रेश होकर मेहमानों के सामने आकर बैठ गई। वो 2 औरतें थीं जो उससे सवाल पर सवाल पूछ रही थी और वो उनके सब सवालों का जवाब दे रही थी। आखिर उसकी माँ ने उसको रूम में भेज दिया। जब वो लोग चले गए तो वो नीचे आई तो उसकी माँ मिस्टर रज़ा से कह रही थी, बहुत अच्छे लोग हैं, अपनी प्रीशा को बहुत प्यार मोहब्बत से रखेंगे, इससे अच्छा रिश्ता और कोई हो नहीं सकता। बस आप सोचिए नहीं और हाँ कह दे, लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा है, अपना बिजनेस है। मिस्टर रज़ा ने कहा, ठीक है, मैं सोच कर बताऊँगा। फिर आप उनको हाँ कर दीजिएगा। और वो अपने कमरे में चली गई। प्रीशा ये सुनकर सख्ते में आ गई। ये क्या कर दिया उसके बाबा ने? उसके बिना पूछे उसकी शादी करवा रहे हैं। वो फ़ौरन अपने बाबा के रूम में गई और उसने पूछा, बाबा ये लोग कौन थे और यहाँ क्यों आए थे? मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? प्रीशा के बाबा ने उसको बताया कि वो रिश्ते के लिए आया और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी अब शादी कर दूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी पर भरोसा नहीं, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अपने घर का होता देखना चाहता हूँ। प्रीशा की आंखों में आंसू आ गए। बाबा ऐसा ना बोलिए, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। आप जो कहेंगे मैं करूँगी, पर आइंदा ऐसा मत कहिएगा। आपके सिवा कोई नहीं मेरा। अच्छा अब मेरी बात सुनो। जी बाबा, प्रीशा ने सू सू करते हुए कहा।
बेटा वो लड़का बहुत अच्छा है, मैं खुद उससे मिला हूँ, तुम हमेशा खुश रहोगी। बाकी तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो मुझे कोई मसला नहीं, मैंने कभी किसी बात के लिए तुम्हें मना नहीं किया। ये ज़िंदगी का बहुत अहम फैसला है, मैं चाहता हूँ तुम फिर भी मुझे एक दफ़ा बता दो। परीक्षा ने मिस्टर रज़ा के हाथों में अपने हाथ डाले और कहा, बाबा मुझे आपके फ़ैसले पर पूरा एतबार है, जो फ़ैसला आप करेंगे मेरे लिए वो बेहतर होगा। मिस्टर रज़ा ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। परीक्षा का रिश्ता पक्का हो गया था और 1 महीने बाद शादी की डेट भी फिक्स कर दी गई थी। वो मिठाई लेकर स्कूल आई तो सबका मुंह मीठा करवाया। मैडम साइका के कहने पर जब वो शहरयार को मिठाई खिलाने आई तो उसने बहुत सारी मुबारकबाद दी कि हमारी जान छूटेगी, और साथ ही कहा, सुनो चुड़ैल, उस लड़के का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है क्या जो तुमसे शादी कर रहा है? मेरे वाले का तो पता नहीं, पर जो तुम्हारी होगी उसका ज़रूर दिमाग ख़राब होगा। परीक्षा ने उसके ही अंदाज में नरम लहजे में बोली। शहरयार ने तरा कर कहा, मेरे वाली तुमने देखी नहीं, पूरा चांद का टुकड़ा है। परीक्षा की आंखें निकल आई अचानक से, जैसे उस पर धमाका हुआ। उसने शहरयार से पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? शहरयार ने कहा, कब की हो गई है, और हम दोनों बहुत खुश हैं, खासकर मेरी बीवी। वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझती है। परीक्षा की हिम्मत नहीं हुई कि ये पूछ सके वो कौन है। पता नहीं क्यों उसको ये बात अच्छी नहीं लगी थी। जब वो उसका कुछ लगता भी नहीं, फिर क्यों उसको दुखों ने आ घेरा। वो वापस जाने के लिए मुड़ी तो शहरयार ने कहा, अगर उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है तो पक्का वो अंधा होगा। शहरयार अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला। परीक्षा होश में आई तो उसको तकने लगी, जिससे उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। खुद को संभालते हुए उसने शहरयार को करारा जवाब दिया, शुक्र है अंधा है, तुम्हारी तरह पागल और सर फिरा नहीं है। शहरयार ने ज़ोर से कहका लगाया और वो चली गई। शिफा की रुखसती हो गई थी। 2 महीने पहले ही वो दूसरे शहर चली गई थी। स्कूल में परीक्षा की वहीं एक दोस्त थी और बाकियों के साथ ज़्यादा ने थी, इसीलिए शादी का कार्ड सिर्फ चंद टीचर और मैडम को दिया। मैडम ने कहा, मिस्टर शहरयार आलमगीर को भी दो, अच्छा नहीं लगता, उनको भी इन्विटेशन दो। इसीलिए उसने शहरयार को भी शादी का कार्ड दिया। शहरयार ने उसको कहा, तुम्हारी शादी में मैं तो ज़रूर आऊँगा, देखो तो सही किस बेचारे की किस्मत फूटी है। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे पर, जो तुम्हारी जैसी चुड़ैल को पूरी ज़िंदगी के लिए बर्दाश्त करेगा। परीक्षा ने कहा, और जिसकी तुम्हारे साथ होगी उसकी भी किस्मत फूटी होगी। भूत कहीं के, आया बड़ा उस पर तरस खाने वाला। वो बुड़बुड़ाती हुई निकल गई। उसके बाबा की तबीयत की वजह से उन्होंने सिर्फ निकाह की तकरीब रखी थी। निकाह के दिन करीब आ रहे थे, उसको कोई शॉपिंग नहीं करवाई जा रही। उसकी सौतेली माँ और बहन दोनों कर रही थी, उसको बस दिखा देती थी। परीक्षा ने स्कूल से भी रिज़ाइन ले लिया था, इस वजह से अब स्कूल भी नहीं जाती थी। पूरा दिन घर के काम खुद करती थी, मेहमानों का आना जाना, उनकी खिदमत करना, सब वो अकेले करती थी। निकाह से 1 दिन पहले स्कूल के सब बच्चे उससे मिलने आए थे, क्योंकि मिस परीक्षा उनकी फेवरेट टीचर जो ठहरी। और शादी के बाद वो दूसरे शहर चली जाएंगी, फिर पता नहीं मिलना हो या नहीं। इसीलिए स्कूल की कुछ टीचर्स बच्चों को लेकर आई थी। साथ ही टीचर्स और बच्चे बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आए थे। उसने भी सबको बहुत प्यार किया। जब वो जाने लगे तो परीक्षा का दिल भर आया और आंसू में शक्ल में निकल आया। सब उसको बेस्ट विशेस दी और चले गए। आज परीक्षा के निकाह का दिन था। उसके ससुराल से गोल्डन कलर का बहुत ही प्यारा शरारा आया, साथ ही ज्वेलरी, सैंडल और मेकअप का कुछ सामान भी था। परीक्षा को अपनी सौतेली बहन ने तैयार किया। उनका कहना था पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों फजूल खर्ची करें। इसीलिए उसकी बहन ने उसका सॉफ्ट सा मेकअप किया था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत, कोई आसमान से उतारी हुई परी लग रही थी। उसके बाबा जब उसके पास आए तो वो बहुत रोने लगी और उनको अपना ख्याल रखने का कहा, पर वो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि वो अपना ख्याल खुद कैसे रखेंगे। उनके लिए कोई होना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी सौतेली माँ और बहन मिस्टर रज़ा का कोई काम नहीं करती थी। उनको बस मिस्टर रज़ा के पैसे से मतलब था। जब से परीक्षा यूनिवर्सिटी से आई थी वो उनके सारे काम करती थी, अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाती थी ताकि वो खुश रहे। वो अपने बाबा को बिल्कुल बच्चों की तरह पालती थी। कभी प्यार से समझ जाती, कभी डांट कर कहती। जब वो खाना नहीं खाते उनसे शरारतें करती, उसने हर बात शेयर करती। वो दोनों आपस में बिल्कुल दोस्तों की तरह थे। जैसे उसकी हालत थी अपने बाबा को छोड़कर जाने की, वैसी ही मिस्टर रज़ा की भी थी। वो अपनी बेटी बल्कि दोस्त को अपने आप से दूर कर रहे थे। बहुत दुखी थे, पर साथ खुश भी थे कि उनकी ज़िंदगी में वो अपने घर की हो जाएगी। वो नीचे रूम में तैयार होकर बैठ गई थी। वहाँ एक लड़की आई और उसको बता कर गई कि मैडम साइका आई है आपसे मिलने, उनको अंदर भेजो। परीक्षा ने जल्दी से कहा, हाँ भेज दो, ये भी पूछने की बात है उनको बाहर क्यों खड़ा किया है। मैडम साइका आई तो परीक्षा उनके गले लग गई और उनका बहुत शुक्रिया करने लगी कि वो उसके बहुत ख़ास दिन पर आई। मैडम ने कहा,
शरारती लड़की, तुम ना भी बुलाती तब भी मैं आती। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश आबाद रखे अपने घर में। मुझे यकीन नहीं आ रहा छोटी सी परीक्षा इतनी जल्दी बड़ी कब हो गई। वो हल्का सा मुस्कुराई। वो बातें कर रही थी और परीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। अचानक मैडम साइका ने परीक्षा से कहा, तुमसे मिलने कोई और भी आया है। वो सोचने लगी, मुझसे मिलने और कौन आएगा। वो नॉक करके अंदर आया, ब्लैक फुल सूट में। आज भी वो क़यामत ढा रहा था। परीक्षा उसको देखकर फिर होश गंवा बैठी। मैडम साइका ने उसको कहा, परीक्षा, मिस्टर शहरयार तुमको स्पेशली मुबारकबाद देना चाहते थे। वो होश में आई तो अपने आप को समझने लगी। लड़की, ये क्या हो जाता है तुम्हें इस भूत को देखकर। कुछ खास तो नहीं है, जब भी सामने आता है दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। और आज इसको देखकर एकदम दिल ने ये दुआ की, काश ये मेरा होता। ये सोचकर वो परेशान होगी कि क्यों मुझे उसके लिए अजीब ख्यालात आते हैं। उफ परीक्षा की बच्ची, अपने आप को काबू में रखो, तुम आज किसी और की बनने वाली हो। परीक्षा ने मैडम साइका से आहिस्ता कहा, आप इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई हैं। अगर किसी ने देख लिया तो फिर से गलत समझेंगे, बल्कि ना सिर्फ मुझ पर, आप पर, मिस्टर शहरयार पर भी इल्ज़ाम लगाएंगे। मैडम साइका ने उसको तसल्ली दी कि कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं रज़ा भाई से पूछ कर आई हूँ। कंग्रेचुलेशन मिस परीक्षा रज़ा। शहरयार की आवाज़ पर वो चौंकी और थैंक्स कहकर हल्का सा मुस्कुराए। मैडम साइका के मोबाइल पर किसी की कॉल आई तो उन्होंने परीक्षा को कहा, बेटा मुझे इजाज़त देना, तुम्हारा ख़ास दिन था इसलिए आ गई, वरना मुझे किसी काम से आउट ऑफ सिटी आज ही रवाना होना है। मेरी फ़्लाइट है थोड़ी देर में, इसलिए हम जल्दी निकल जाएंगे। परीक्षा कुछ कहने लगी पर वो जल्दी से एक्सक्यूज़ करके बाहर की तरफ कॉल रिसीव करने चली गई। शहरयार उसके थोड़ा करीब आया। उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। परीक्षा ने चेहरा झुका लिया। समझ नहीं आ रही थी उससे क्या बात करे। वैसे चुड़ैल, आज तो अच्छा सा तैयार हो जाती, बेचारा तुम्हारा मौलवी साहब डर जाएगा। परीक्षा ने झटके से चेहरा ऊपर करके उसको देखा। उसने अपनी हंसी दबाई हुई थी। परीक्षा ने परेशान होते कहा, मौलवी साहब कौन। शहरयार ने कहा, जिससे तुम्हारी शादी हो रही है। परीक्षा ने कहा, वो कोई मौलवी नहीं है। अच्छा मौलवी नहीं है, खैर मैंने देखा नहीं है तो मुझे कैसे पता होगा। परीक्षा ने कहा, वेरी फनी, बहुत ही घटिया जोक था। अच्छा खैर छोड़ो सब बातों को, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा था तुमको क्या गिफ्ट दूँ चुड़ैल, इसीलिए जो पसंद आया वो लेकर आ गया, ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि हैंडसम शहरयार आलमगीर ने यह गिफ्ट दिया था। शहरयार ने क्लर्क को सेट करते हुए शान से कहा। परीक्षा ने शक्ल बनाकर कहा, अपने पास रखो अपना गिफ्ट, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी कोई याद अपने पास रखना नहीं चाहती मिस्टर शहरयार दी बिगड़े हुए नवाबजादे। शहरयार ने कहा, यार इतनी मेहनत से लाया हूँ, लेना तो पड़ेगा। उसने अपने सूट के पॉकेट से एक डब्बा निकालकर परीक्षा के आगे किया। लो। परीक्षा ने कहा, नहीं चाहिए ना। उफ लड़की, ड्रामे ना करो। मैडम साइका आ गई तो उन्होंने शहरयार से कहा, चलिए। शहरयार ने कहा, मिस परीक्षा, रज़ा मेरा गिफ्ट नहीं ले रही हैं, वो ले ले तो निकलते हैं। बेटा ले लो, गिफ्ट को मना नहीं करते। मैडम साइका ने परीक्षा को प्यार से कहा। जी मैडम, मैं भी इनको यही कह रहा था। शहरयार ने भी यकायक कहा। परीक्षा ने मजबूरी में उसे वो गिफ्ट ले लिया। वो अपने शरारे के पर्स में डाल दिया जो उसके हाथ में था और दोनों उससे मिलकर निकल गए। दूल्हा बाहर स्टेज पर बैठा हुआ था और परीक्षा को स्टेज से नीचे पर्दा करवा के बिठाया गया था। मौलवी साहब निकाह शुरू करने जा रहे थे कि किसी ने बुलंद आवाज़ में कहा, यह निकाह नहीं हो सकता। सबने देखा, वो दूल्हा का फूफी थी। परीक्षा की माँ ने पूछा, बहन ये आप क्या कह रही हैं। चुप रहिए आप, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आपकी शादी पसंद की थी। अपनी पहली बीवी से दूल्हा की फूफो ने चिल्लाकर मिस्टर रज़ा से मुखातिब होते हुए कहा। मिसेस रज़ा ने कहा, बहन जी हम भूल गए होंगे बताना, पर इतनी सी बात पर निकाह तो मत रुकवाइए। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने भाग कर शादी की थी। अरे जिसकी माँ ने ये हरकत की उनकी बेटी कैसी होगी। और आपकी बेटी तो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ी, वो कौन सा दूध की धुली हुई है। उसके भी चक्कर चलते रहे और आपने हमें इससे बदचलन के बारे में छुपाया। हमें ये शादी नहीं करनी है, हम जा रहे हैं। शहरयार भाई कॉल पर बात कर रहा था। जब अंदर आया तो ये सुनकर उसके होश उड़ गए। परीक्षा के बारे में इतनी गंदी बातें सुनकर उसको बहुत गुस्सा आया। उसका बस नहीं चल रहा था कि उनको जान से मार दे। वो आगे बढ़ता ताकि उनको जवाब दे सके, पर इतने में मिस्टर रज़ा अपने सीने पर हाथ रखकर गिरने लगे। परीक्षा ने जल्दी से उनको सहारा देकर संभाल लिया। बाबा। शहरयार भी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और मिस्टर रज़ा को सहारा दिया। वो लोग बारात लेकर वापस चले गए। सब मिस्टर रज़ा के करीब आ गए। एम्बुलेंस बुलवाने के लिए उसका भाई कॉल मिलाने लगा। तभी शहरयार ने कहा,
एम्बुलेंस बुलाने का टाइम नहीं है, मेरी कार बाहर खड़ी है, जल्दी से उनको उसमें लेकर जाते हैं। शहरयार और परीक्षा के सुतेले भाई ने उनको सहारा देकर कार में बिठाया। परीक्षा उनके साथ ही पीछे बैठ गई। बाकी फैमिली अपनी कार में उनके पीछे आ रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, बाबा प्लीज़ कुछ बोलिए, बाबा मैं मर जाऊंगी, आपके बिना मेरा क्या होगा, प्लीज़ बाबा आपको मेरे लिए ठीक होना पड़ेगा, अपनी गुड़िया को प्लीज़ इस तरह तंग ना करें। शहरयार इसको कार के मिरर से देख रहा था। यार प्लीज़ तुम तो बहादुर बनो, बच्चों की तरह रोना धोना मत करो, अंकल ठीक हो जाएंगे, उसने कहा। प्लीज़ शहरयार मेरे बाबा को बचा लो। शहरयार ने उसको तसल्ली देते हुए, तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। अस्पताल पहुंचकर उनको आईसीयू में ले जाया गया। डॉक्टर ने उनको कब से ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था। जब डॉक्टर बाहर आया तो उसने बताया कि उनके हार्ट का ऑपरेशन होगा। पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, इनको पहले ही ऑपरेशन करवाना चाहिए था। अपने पहले क्यों नहीं करवाया, अब तो बहुत लेट हो गई। प्रीशा की माँ आगे बढ़ी और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उनका ऑपरेशन करवाते। प्रीशा को एकदम जोर का झटका लगा। उसके बाबा ने उसको ये क्यों नहीं बताया था, तभी उनकी हालत इतनी ख़राब रहती थी। शहरयार ने कहा, डॉक्टर अब हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा, उनको जल्द से ऑपरेट करना पड़ेगा, आप सारी फॉर्मेलिटीज़ काउंटर पर फिल कीजिए और रकम का इंतज़ाम कीजिए। जी आप ऑपरेशन की तैयारी करिए, मैं जब तक सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता हूँ। प्रीशा ने शहरयार को देखा और पूछा, तुम कहाँ से पैसे लाओगे। शहरयार कुछ कहने लगा, इससे पहले उसकी माँ ने पूछा, ए लड़की तुम इस लड़के को जानती हो। प्रीशा के बजाय शहरयार ने जवाब दिया, आंटी ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, मैं फॉर्म भरवा कर आता हूँ। प्रीशा की रो रो कर आंखें सूज गई थी। उसकी माँ ने कहा, ए लड़की ड्रामाबाजी बंद करो, जितनी मासूम बनने की कोशिश करती हो ना उतनी हो नहीं, सब समझती हूँ तुम्हारी चालबाजियाँ, तभी तो वो रिश्ता तोड़ गए। तुम्हारा सत्यानाश हो लड़की, मर जा कमबख्त, और कितनों की जान लोगी, जिसके पास जाती उसको खा जाती है। दुनिया में आते ही माँ को खा गई, फिर दादी को, अब अपने बाप के पीछे पड़ी है। मनहूस लड़की तू ही मर जा ताकि हम सुकून से जी सके। अगर तुम्हारे बाप को कुछ हो गया ना तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम। ये बताते सुन के वो और ज़्यादा फूट फूट के रोने लगी। अम्मी अम्मी ऐसा तो मत कहिए, अल्लाह बाबा को लंबी ज़िंदगी दे, मेरी ज़िंदगी भी दे। मत बोल मुझे अम्मी मनहूस, तेरी वजह से अब मेरी बेटी के रिश्ते भी नहीं आएंगे। कमबख्त, कहा था तेरे बाप को मत भेज इस मनहूस को पढ़ने के लिए, शादी करवा दे ताकि जान छूटे। शहरयार ये बातें सुनकर उनके पास आया। आंटी ये अस्पताल है, कुछ ख्याल रखिए। ओ हीरो मुझे ना बता ये अस्पताल है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तू इस लड़की का आशिक है ना। परीक्षा फट पड़ी। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप, वो ज़ोर से चिल्लाई। सही कह रही हूँ लड़की, सब तेरी वजह से हुआ है। शहरयार ने जैसे तैसे करके परीक्षा की फैमिली को घर भेज दिया। ये कह करके ऑपरेशन होने के बाद वो उनको बुला लेगा। वैसे भी उसकी माँ बहन यहाँ रुकना नहीं चाहती थी, उनको कोई फ़र्क ना पड़ता था। वो परीक्षा को भी इंसिस्ट कर रहा था कि वो घर चली जाए, पर उसने साफ इनकार कर दिया। जैसे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, परीक्षा अस्पताल की मस्जिद में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपने बाबा की ज़िंदगी मांग रही थी। ऑपरेशन पूरा होने के बाद डॉक्टर्स ने खुशखबरी दी कि ऑपरेशन कामयाब हो गया, आप अपने पेशेंट से मिल सकते हैं। नर्स ने पूछा शहरयार से, क्या आप शहरयार हैं? तो उसने सर हाँ मिलाया। मिस्टर रज़ा बार बार आपका नाम ले रहे, आप उनसे जाकर मिल लें। शहरयार परीक्षा को बुलाने जा रहा था, पर पहले मिस्टर रज़ा से मिलने गया। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो मिस्टर रज़ा ने उसको इशारे से अपने पास बुलाया और बैठने का कहा। वो बिना कोई देर किए बैठ गया। रज़ा साहब ने उसके आगे हाथ जोड़े और कहा, बेटा मैं परेशान हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं चाहता था कि तुम मेरी बेटी मेरे मरने से पहले अपने घर की हो जाए, पर अब मैं उसको किसके आसरे पर छोड़कर जाऊं। परीक्षा बहुत अच्छी बेटी है, बहुत प्यारी, वो इखलाक की बहुत अच्छी है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। मुझे अपनी ज़िंदगी पर भरोसा नहीं। ये चंद मिनट शायद अल्लाह ने मुझे इसीलिए दिए ताकि मैं अपनी बेटी को किसी अच्छे हाथों में सौंप कर जाऊँ, वरना ये जालिम दुनिया उसको अकेले नहीं जीने देगी। पहले मेरा सहारा होता था उसको, पर मेरे मरने के बाद वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तुम उसका सहारा बनना। तुम्हारा मुझे साइका ने बताया था, बहुत तारीफ़ करती थी वो तुम्हारी। मैं ये यकीन के साथ कह सकता, तुम मेरी दिल के टुकड़े को हमेशा खुश रखोगे। उसका हाथ थाम लो बेटा। अंकल आप ऐसा मत कहिए, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। मिस्टर रज़ा ने कहा, बेटा अल्लाह ने मेरा वक्त मुकर्रर कर दिया, अब उसको कोई नहीं टाल सकता है। तुम मेरी बात को ध्यान दो, मेरे पास वक्त नहीं, अभी के अभी ये करना है। शहरयार ने कुछ सोचकर बोला, अंकल मैं राज़ी हूँ, आप बस एक बार परीक्षा से पूछ लें। बेटा मैं उसको जानता हूँ, वो कभी मना नहीं करेगी।
जी अंकल, फिर मैं अभी निकाह का बंदोबस्त करता हूँ। परीक्षा उनकी बात ख़त्म होते ही आ गई तो शहरयार थोड़ा दूर होकर खड़ा हो गया। परीक्षा अपने बाबा को देखकर फूट फूट कर रो रही। बाबा, आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। शहरयार को ये सुनकर झटका लगा। उसके बाबा ने कहा, मेरा बच्चा रो मत, मेरा दिल रोता है जब तुम रोती हो। बाबा यकीन करिए, कसम उठवा ले, मेरा किसी लड़के से कोई राब्ता नहीं, ना ही कोई ताल्लुक है, वो सब झूठ था। परीक्षा रो रो कर बोल रही थी। हाँ मेरे बच्चे, मुझे आप पर शुरू से भरोसा है, अब भी भरोसा है। तुम्हारी माँ ने और मैंने भाग कर शादी नहीं की थी, ये भी तुम जान लो। जी बाबा, मुझे पता है, मेरे बाबा कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। परीक्षा, मेरी बेटी, मुझे अपनी ज़िंदगी पर भरोसा नहीं। अल्लाह ने मुझे ये थोड़ा वक्त दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। परीक्षा फिर से रोने लगी। बाबा ऐसा मत बोले, मेरा दिल बैठा जा रहा है। उसका चेहरा आंसू से भर गया था। बाबा प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाइए ना। हाँ मेरा बच्चा, बस मेरी एक आखिरी बात मान लो, फिर मैं बिल्कुल खुश हो जाऊंगा। परीक्षा ने कहा, बाबा बस आप ठीक हो जाए, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी, आपको कभी तंग नहीं करूंगी। वो बच्चों की तरह बोल रही थी। शहरयार उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। शहरयार बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसके साथ मौलवी और कुछ लोग भी थे। परीक्षा ने आंखों के इशारे से शहरयार से पूछा कि ये कौन है। शहरयार ने आंखें बंद करके उसको चुप रहने का कहा। उसके बाबा ने कहा, बेटा मैं चाहता हूँ तुम्हारा और शहरयार का निकाह हो जाए। परीक्षा के हाथ कांपने लगे। ये क्या कह रहे हैं बाबा? पर एक फरमाबरदार बेटी होने के नाते वो चुप करके बैठ गई और रोते हुए पेपर्स पर साइन कर दिए। आज से वो मिसेस परीक्षा शहरयार बन गई। उसके आज अजान की दुआ कबूल हो गई। शहरयार मौलवी साहब को छोड़ने गया तो वो अपने बाबा के गले लगकर बहुत रोई। उन्हें उसको कहा, शहरयार बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। थोड़ी देर बाद नर्स उनका चेकअप करने आई तो शहरयार और परीक्षा को बाहर भेज दिया। वो दोनों एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। नर्स ने बाहर आके बताया, उनकी तबीयत ठीक है, आप बेफिक्र हो जाइए। शहरयार ने परीक्षा को आराम करने के लिए कमरे के बाहर बिठा दिया और बैठे बैठे उसको नींद आ गई और वो खुद खड़ा रहा। रात पता नहीं किस पहर में मिस्टर रज़ा को दोबारा अटैक हुआ तो डॉक्टर उनका खुद चेकअप करने आए। परीक्षा फिर से रोने लगी। सब मेरी वजह से हुआ, मैं जिम्मेदार हूँ, अल्लाह उनको सज़ा मत दे। शहरयार उसको समझा रहा था, ऐसा मत कहो, वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर बाहर आया और कहा, आई एम सॉरी मिस्टर, रज़ा इज़ नो मोर। परीक्षा के सर पर जैसे बम फट गया। वो अपने होश हवास खो बैठी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बाबा प्लीज़ मत जाइए, आपकी परीक्षा मर जाएगी आपके बिना। शहरयार ने उसको अपने सीने से लगा लिया। शहरयार ने परीक्षा के भाई से नंबर ले लिया था। परीक्षा को सीट पर बिठाकर वो उनको इन्फॉर्म करने चला गया। जब वापस आया तो वो वैसे ही रो रही थी, अपने चेहरे पर हाथ रखकर। शहरयार के आंखों में आंसू आ गए। उसके सामने भी एक ऐसा ही मंजर आ गया। उससे बेहतर परीक्षा का दर्द और कौन जान सकता था भला। उसकी बाबा की बॉडी घर लेकर आए तो परीक्षा को शहरयार ने संभाला हुआ था। वो उसी के साथ कार में आई थी। जब घर में दाखिल हुई तो उसकी माँ ने परीक्षा को धक्के देकर निकाला और कहा, मनूस यहाँ आइंदा मत आना, मर गया तेरा बाप, खा गई तू उसको, अब क्या लेने आई है, निकल जा हमारी ज़िंदगी से। उसके चचा भी अपना सर नीचा करके बैठे हुए थे। वो उनको भी कहने लगी, प्लीज़ चचा, अम्मी को समझाइए, पर वो मजबूर थे। उन्होंने जवाब तक न दिया। वो अपनी माँ के आगे गिड़गिड़ाने लगी, अम्मी आखिरी बार बाबा का चेहरा देखने दे प्लीज़। उसकी माँ ये ठान के खड़ी थी कि आज वो परीक्षा को आखिरी बार उसके बाबा का चेहरा नहीं देखने देगी। शहरयार ने परीक्षा को कहा, यहाँ से चलते हैं। वो कहने लगी, ऐसे कैसे मैं आखिरी बार उनको नहीं देखूं? शहरयार समझ नहीं आ रहा था उसकी माँ से क्या कहे। वो औरत कुछ सुनना नहीं चाहती थी और ना ही कोई उसको रोक रहा था। बाहर दरवाजे पर बैठी रो रही थी। जब रो रो कर वो थक गई तो शहरयार ने उसको उठाया और अपनी कार की तरफ बढ़ा। तभी उसकी माँ ने कहा, ए लड़की रुक, ये जेवर देती जा, ये भी तू अपने साथ ले जाएगी। अपने गंदे काम करने के बाद भी शहरयार ने चिल्लाया, बस कर दे आंटी, बहुत सुन लिया, दे दे जेवर परीक्षा इनको। वो खामोशी से जेवर उतारने लगी और अपनी माँ को दे दिया। वो बिल्कुल होश में न थी। शहरयार ने रास्ते से कुछ खाने पीने का सामान लिया और कार घर की तरफ भगाई। शहरयार उसको अपने घर ले आया। कार में से उतरते वक्त परीक्षा को कोई होश न था। शहरयार ने उसको सहारा दिया। परीक्षा का एक हाथ शहरयार के हाथ में था और दूसरे हाथ से वो अपने शरारे को संभाल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता करके वो उसको घर ले आया। जब घर में दाखिल हुआ तो सारे घर की लाइट्स ऑन कर दी। पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ था, कोई चीज़ अपनी जगह पर न थी। उसने देखा तो परेशान हो गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर तकने लगी। शहरयार ने उसकी परेशानी देखी तो बोला, सॉरी, घर को रेनोवेट करवा रहा था ना, इसीलिए।
पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा। डोंट वरी, जल्दी सेट हो जाएगा। छोटा सा था बंगलो था जिसके नीचे सिर्फ एक रूम था विद अटैच बाथरूम। साथ ही एक कुशादा सा किचन था और एक बड़ा सा लाउंज। एक बड़ा गार्डन भी अच्छा खासा बना हुआ था और पार्किंग के लिए बहुत जगह भी थी और ऊपर 2 कमरे थे। वो जल्दी से किचन गया, वहाँ से 2 प्लेट्स उठा कर लाया और उसने परीक्षा को कहा, आओ मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाऊं। वो आगे चलता गया और वो उसके पीछे पीछे आने लगी। वो एक रूम पर रुका और दरवाज़ा खोलकर परीक्षा को अंदर जाने का इशारा किया। तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना और कोल्ड ड्रिंक लिया है। प्लीज़ खा लेना वरना कमज़ोर हो जाओगे। और मैं तुम चुड़ वो वहीं चुप हो गया। मेरा मतलब तुम्हें अकेले कैसे संभालूंगा, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पूरा केस मुझ पर आएगा, इसीलिए मेरे आने से पहले खा लेना। वो अंदर गया, खाना और प्लेट साइड टेबल पर रखकर बाहर आया और उसको अंदर भेजा। वो अंदर गई तो वो बाहर चला गया। प्रीशा कमरे में गई तो देखती रह गई। इतना खूबसूरत और शानदार बना हुआ था। ब्लैक कलर में स्टाइलिश फर्नीचर पड़ा हुआ था। दरवाजे की साथ वाली दीवार के साथ ही बेड पड़ा था। उसके ऊपर एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। दोनों साइड से लैंप्स रखे हुए थे। बेड के सामने वाली दीवार पर बड़ी सी LCD लगी हुई थी। टीवी के लेफ्ट साइड पर विंडोज़ थी, उन पर पर्दा लगा हुआ था। टीवी के राइट से थोड़ी दूरी पर ब्लैक कलर का चेज लाउंज सोफ़ा पड़ा था। उसके साथ ही स्टडी रूम जहाँ पर चेयर टेबल पड़ी थी। टेबल पर लैपटॉप रखा हुआ था। साथ में कुछ फाइल्स भी बिखरी हुई पड़ी थी। बेड के लेफ्ट साइड पर वॉशरूम का दरवाज़ा और बड़ी सी ड्रेसिंग टेबल पड़ी हुई थी जिस पर मर्दों के परफ्यूम्स, हेयर जेल वगैरह पड़े हुए थे। वो बाथरूम की तरफ बढ़ी तो क्या देखती, ये बड़ा सा ड्रेसिंग रूम था जिसमें शहरयार के ही कपड़े थे शायद। पूरी तरतीब से सारे कपड़े हैंग किए हुए थे। शूज़ भी परफेक्ट तरह से पड़े हुए थे और टाइज और तो वेल्स की भी अलग अलग जगह बनी हुई थी। सामने ही एक वॉशरूम का दरवाज़ा था। उसने यही होगा वॉशरूम। वो जल्दी वॉशरूम गई और फ्रेश होकर बाहर आई तो खाने को देखकर उसे शहरयार की बात याद आ गई। पर फिर भी उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि खाने के वक्त उसको रोना आ रहा था कि रात के वक्त उसके बाबा और वो मिलकर खाते थे। आज के बाद वो उसके साथ नहीं खाएंगे। वो फिर से रोने लगी। घंटों रोने के बाद उसकी आंख लगी। वो बेड से टेक लगाकर सो गई। शहरयार ने दरवाज़ा नॉक किया और अंदर आते देखा तो परीक्षा को सोता देखकर उसको सुकून मिला कि थोड़ा आराम कर लेगी। उसने खाना खोलकर देखा तो सारा वहीं का वहीं पड़ा हुआ था। उसको बहुत गुस्सा आया। दांत पीसते हुए उसने लंबी सांस खींची और ख़ुद पर काबू किया। फिर परीक्षा को बेड पर सीधा करके लिटा दिया और चादर सही से उस पर डाल दी। रात के 3 बज रहे थे और वो भी बहुत थक गया था, इसीलिए सामने वाले सोफे पर लेटते ही उसकी भी आंख लग गई। सुबह सवेरे उसको ऑफिस के काम से जाना था। वो खामोशी से तैयार होकर निकल गया क्योंकि परीक्षा अभी भी गहरी नींद सो रही थी। परीक्षा उठी तो सुबह के 10 बज रहे थे। वो उठी, साइड टेबल पर नोट पड़ा था। उसने उठाकर पढ़ा तो वो शहरयार का था। उसमें शहरयार ने सख्त गुस्से में लिखा था कि खाना खा लेना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे ज़्यादा कुछ पकाना नहीं आता है, इसलिए अंडा ब्रेड बना के रख कर गया हूँ, इसी से काम चला लेना। मेरी ऑफिस की बहुत ज़रूरी मीटिंग है, शाम तक आ जाऊँगा। प्लीज़ कुछ खा लेना, पता नहीं कब से नहीं खाया तुमने। वो बेड पर बैठी फिर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद वॉशरूम गई, फिर से फ्रेश होकर आई तो खाना देखकर उसको शहरयार की बात याद आ गई। पर फिर भी उसने नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाया और फिर से बेड में लेटकर रोती रही। शहरयार ऑफिस में काम कर रहा था जब उसकी नज़र अचानक से वॉल क्लॉक पर गई। रात के 9 बज रहे थे। उसको याद आया अब वो अकेला नहीं, उसके साथ एक और जीता जागता इंसान भी रहता है। कार की चाबी उठाई और चेयर से अपना कोट उठाकर कार की तरफ भागा। घर पहुंचते वो परीक्षा के रूम में नॉक करके आया। वो अभी भी रो रही थी। उसकी आवाज़ पर ठिठक गई और जल्दी से आंसू साफ करके अपना दुपट्टा सेट किया। उसका मुंह दूसरी तरफ था पर उसको हिलता देखकर उसने कहा, तुम अभी तक सो रही हो? कुछ खाया है तुमने? सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम अकेली हो। मैं डिनर लेकर आया हूँ, जल्दी से नीचे आओ, मैं लगा देता हूँ। जब उसने जवाब नहीं दिया तो वो बोला, सुन रही हो? तब भी वो खामोश रही। उफ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, उठो जल्दी से। वो थोड़ा बेड के करीब आया तो देखा नाश्ता वहीं पड़ा हुआ था। चुड़ैल, तुमने खाना नहीं खाया, तुम्हारा क्या बनेगा? अब मैं तुम्हें बच्चों की तरह अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा क्या? कब से मैं बोले जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं? हाँ। परीक्षा बेड से उतरी और उसके सामने आकर खड़ी हुई और अपनी भरी हुई आवाज़ में चिल्लाई, तुम्हारा मसला क्या है आखिर? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? क्यों मेरा सुकून बर्बाद किया है? क्यों मेरा इतना ख्याल रखते हो? बताओ मुझे। प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, मेरी परवाह करना छोड़ दो, मैं मनहूस हूँ। वो टूट गई थी। इतने में वो ज़मीन पर गिरने लगी थी कि शहरयार ने उसको सहारा दिया और बेड पर लिटा दिया और जल्दी से पानी के छींटे उस पर डाले। वो तब भी होश में न आई तो उसने डॉक्टर बुला लिया। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी और
खास कहकर गए कि परीक्षा को खाने की कमी की वजह से चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। शहरयार ने डॉक्टर का शुक्रिया किया और उनको दरवाजे तक छोड़ा। जब वापस आया तो वह बेड पर टेक लगाए बैठी थी। हो गई खुश तुम? मिल गया सकून? मुझे पता था यही होगा, तभी कहा था कि खा लो। याद है तुमको पिकनिक पर चले थे और साथ में फिर फंस गए थे, भूख से गिर रही थी इसलिए बार बार कह रहा था। वैसे ये ड्रामा करना तुमने कब से सीखा? तुम्हें कोई इंडियन ड्रामा करना चाहिए, परफेक्ट एक्टिंग करती हो। अच्छा चलो जल्दी से खाना खाओ। क्या याद करोगी? मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला रहा हूँ चुड़ैल। वो चुप करके उसे सुन रही थी, देख रही थी। इतना कुछ सुनने के बाद भी ये उसके साथ लड़ नहीं रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है, बल्कि अब भी मजाक कर रहा है और उसको अभी तक वो सब बातें याद है। खाना खाने के बाद वो मेडिसिन लेने चला गया। परीक्षा को यह कहकर गया, जब तक मैं ना आऊँ बेड से उठना मत। मैं यूं गया और यूं आया। मेडिसिन उसको खिलाकर जब बाहर जाने लगा तब उसको याद आया, तुम्हारे पास तो कपड़े ही नहीं है, सारी रात इन अनकंफर्टेबल कपड़ों में कैसे सोगी? वो सोचने लगा। फिर कहा, अच्छा ऐसा करो, मेरे कपड़ों में से कोई देख लो और चेंज कर लो। ये इतना हैवी है, तुम्हें आराम से नींद नहीं आएगी। वो शक्ल बनाकर बोल रहा था। बल्कि मैं ही तुम्हें कोई निकाल कर देता हूँ। वेट। वो ड्रेसिंग रूम की तरफ गया और एक पजामा शर्ट लेकर आया। उसने कहा, फिलहाल यहीं पहन लो, इतनी पतली हो, मेरा कोई सूट मुश्किल से ही तुम्हें आएगा, शायद ये आ जाए। फिक्र मत करो, आज इसी से काम निकालो, मैं कल तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आऊँगा वापसी पर। वो बोलता जा रहा था और वो खामोशी से उसे सुन रही थी। वो कपड़े उसको थमा कर निकल गया। वो देखती रह गई, ये कैसे कपड़े वो देकर गया, वो कैसे पहन सकती थी? ना तो उनके साथ कोई दुपट्टा था, पर वो कपड़े उसको भी अब चुभने लगे थे। वो गई और चेंज करके सो गई। उसको लगा शहरयार बाहर ही सोता होगा। कपड़े चेंज करके वो बाहर आई और जल्दी से बेड में घुस गई। दुपट्टा न होने की वजह से उसको अजीब लग रहा था। शहरयार ने उसको बिना बताए नींद की दवा भी दे दी थी, इसी वजह से वो फिर से सो गई। और शहरयार आया तो वहीं सोफे पर सो गया। फजर अजान पर परीक्षा की आंख खुली। पूरे कमरे में अंधेरा था। वो उठी और वॉशरूम की तरफ गई। वज़ू करके बाहर आई ताकि दुपट्टे का इंतज़ाम करे। सामने शहरयार खड़ा हुआ था। उसने झट से मुंह ओढ़ दिया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ, और दूसरा कोई रूम सेट भी नहीं, मजबूरन मुझे यहीं सोना पड़ता है। फिक्र मत करो, मैं कुछ दिनों से बिजी हूँ, जैसे ही फ्री होऊंगा तो घर सेट करके तुम्हें तुम्हारे कमरे में शिफ्ट कर दूंगा। प्रीशा ने कहा, फिर ये किसका रूम है? उसने कहा, ये मेरा है। अच्छा तुम इस वक्त क्यों उठी? तुम्हें सुकून नहीं है क्या? आराम करो। और ये मुझसे कभी तुम शर्म करने लगी हो? प्रीशा ने कहा, मेरे पास दुपट्टा नहीं है। शहरयार ने लापरवाही से कहा, तो मतलब मुझे दुपट्टा चाहिए? मैं बिना दुपट्टा के तुम्हारे सामने कैसे आ सकती हूँ? पागल यार, मैं दुपट्टा नहीं पहनता, वरना वो भी तुम्हें दे देता। सीरियस मौके पर भी तुम ही अपने वाहियात जोक से बाज ना आना। अरे मैं जोक कहाँ कर रहा हूँ पागल, जो सच है वो बता रहा हूँ। अच्छा बस, सोफे पर मेरा ब्राइडल ड्रेस पड़ा हुआ है, उसका दुपट्टा मुझे पास कर दो। उसने सारे कपड़े उसके आगे कर दिए। ये क्या, मैंने सिर्फ दुपट्टा मांगा था। यार मुझे लड़कियों की चीज़ों का पता नहीं है, खुद ही देख कर ले लो। और ये कपड़े इतने हैवी हैं, उफ, देख कर ही उलझन होती है। शहरयार शक्ल बनाकर बोल रहा था। खुद को देख कर उलझन नहीं होती तुम्हें? वो मुंह बिगाड़ कर बोली। क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं। दुपट्टा उसने निकाल कर खुद पर ओढ़ लिया और चेहरा उसकी तरफ किया। इस वक्त क्यों उठी हो? मेरी नींद भी खराब कर दी। मुझे सुबह सवेरे जाना है, प्लीज़ सो जाओ और मुझे भी सोने दो। उसने दुपट्टे को नमाज के लिए ओढ़ लिया। शहरयार उसके मासूम से चेहरे को तकने लगा। प्रीशा के चेहरे पर नूर बरस रहा था। बिल्ली जैसी आंखें रोने की वजह से सूज गई थी, जो उसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। वो आज से पहले इतनी प्यारी कभी नहीं लगी उसको। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने तुम्हें कब रोका है? जाओ जाकर सो जाओ, प्रीशा ने तब कर कहा। शहरयार होश में आया तो बोला, ओ हेलो, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे लिए जागने का। वो तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तुम्हें चक्कर आ रहे थे। डॉक्टर ने कहा इनको अकेले मत छोड़िएगा जब तक ये सही तरह से खाना स्टार्ट ना कर दे। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। प्रीशा ने उसको सर उठाकर देखा। लाइट ग्रे कलर की टी शर्ट में हल्की सी शेव बड़ी हुई थी। बाल सोने की वजह से बिखर गए थे, सारे मुंह पर पड़ रहे थे, पर बार की तरह आज भी वो रफ हुलिये में गज़ब ढा रहा था। इससे पहले कि वो उसके ख्यालों में गुम होती, जल्दी से आंखें नीचे कर ली और बोली, मुझे नमाज़ पढ़नी है, काबा का रुख बताओ और मुझे जानमाज दो। वो जानमाज लेकर आया और उसको बिछा कर दी। वो हैरान थी, उसके पास जानमाज भी है और उसको डायरेक्शन भी पता है। तब शहरयार ने कहा, तुम सोच रही होगी इस बिगड़ी हुए अमीर सादे के पास जानमाज भी है और डायरेक्शन भी पता है, तो बताता चलूँ, मैं भी मुसलमान हूँ। वो तंजिया लहजे में बोला
और वो शर्मिंदा सी हो गई कि इसको कैसे पता चला कि मैं ये सोच रही हूँ। वो सोफे पर लेट गया तो परीक्षा कहने वाली थी, तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, पर फिर कुछ ना कहा। सुनो, नमाज पढ़ के जल्दी से सो जाओ, अगर भूख लगी है तो बता देना, कुछ बना लाऊं? शहरयार ने फिक्रमंदी से पूछा। उसने सर हिलाकर ना कहा। ओके, तो नमाज पढ़ो। उसने नमाज शुरू की। जब तक शहरयार ने नींद की छोटी सी झपकी ले ली। जब नमाज पढ़ के उठी तो वो बिल्कुल गहरी नींद सो चुका, बहुत थका हुआ लग रहा था, जैसे बहुत दिनों बाद सोया। वो दोनों सुबह साथ ही उठ गए थे। शहरयार ने कहा, मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, आई हैव टू गो, बट आई विल नॉट लीव यू हियर अलोन, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड अदरवाइज आई विल नॉट गो। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, अब तुम चले जाओ। हाउ कैन आई गो? पागल, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझ सब कहेंगे अपनी बीवी तक को संभाल नहीं सकता, ये बिज़नेस कैसे संभालता है, या ये कहेंगे बिज़नेस इंपॉर्टेंट है इसके लिए अपनी बीवी नहीं। ना बाबा ना, मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। एंड आई हैव नो ट्रस्ट कि तुम खाना और मेडिसिन टाइम पर लोगी। कल धमकी देने के बाद भी तुमने नहीं खाया, आज कैसे खाओगी? बीवी सुन के वो शॉक्ड हुई। फिर उसने प्रॉमिस किया वो खा लेगी और उसको पक्का यकीन दिलाया, मैं खाना बाहर से भिजवा दूंगी, मेरी सेक्रेटरी देकर जाएगी, प्लीज़ यहाँ वहाँ मत हिलना, ओके? शहरयार कहकर निकल गया। शहरयार की सेक्रेटरी उसको खाना खिलाकर चली गई। शहरयार जब वापस आया तो उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। उसने तो ध्यान नहीं दिया, पर शहरयार ने कहा, ये तुम्हारे लिए कपड़े हैं, वो जो लड़की तुम्हारे पास आई थी उसको ही मैंने कह दिया था तुम्हारे लिए लेकर आए, मुझे तो कोई समझ नहीं है, देख लो तुमको सही रहेंगे। और तुम सारा दिन इसी पोजीशन में बैठी होती हो क्या? जब उसने परीक्षा को बेड से हमेशा की तरह आज भी टेक लगाए बैठे देखा तो कहा। उसने जवाब नहीं दिया। वो फ्रेश होकर बाहर आया, उसने खाना निकाला, खुद भी खाया और परीक्षा को भी खिलाता गया। 1 महीना हो गया था। परीक्षा तो जैसे सिर्फ बेड की होकर रह गई थी। उसके चेहरे से वो शरारत और हंसी बिल्कुल ही जैसे गायब हो गई थी, हर वक्त खामोश बैठी रहती थी। शहरयार ने उसके लिए एक मेड रखी थी। वो सुबह के शहरयार के जाने से पहले आती और शहरयार के घर आते ही चली जाती थी। कभी कभार मार्केट भी चली जाती प्रीशा की ज़रूरियात के सामान लेने के लिए। शहरयार कोशिश करता था कि वो पहले जैसा रिएक्ट करे, पर वो कोई रद्दोअमल ही नहीं दिखाती। उसको कहता था कि गार्डन वॉक करने चले जाओ, सामने पार्क है वहाँ पर जाया करो, पड़ोस में बहुत अच्छे लोग हैं उनसे मिलो, ये सब नहीं तो कम से कम टीवी ही देख लो। और वो कुछ जवाब न देती। शहरयार ऑफिस के लिए जाता तो सिर्फ रोती थी और जब घर आता तो खामोश पड़ी रहती। शहरयार के पास भी ज़्यादा टाइम ना होता था उसको देने के लिए। ऑफिस के कामों से ही उसको फुर्सत ना थी। रात देर देर तक काम करता और सुबह सवेरे ही निकल जाता। एक दिन शहरयार ऑफिस से घर आया तो बहुत गुस्से में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। यार, इतनी बड़ी कंपनी है, उसका अकेला मैं तो काम नहीं कर सकता ना। सारी मीटिंग्स मैं देखूँ, सारे प्रोजेक्ट्स मैं सेट करूँ, बाकी ये एम्प्लॉयज़ किस खेत की मूली हैं? मेरे अपने इतने काम हैं, अब क्या मेन एम्प्लॉयज़ के काम भी खुद किया करूँ क्या? आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। इफ़ यू कांट हैंडल दिस टेल मी, आई विल सेंड यू जॉब रिज़ाइन लेटर, ओके? इफ़ यू वांट दिस जॉब देन डोंट कॉल मी अगेन, हैंडल दिस विद योर सेल्फ, आई एम सिक ऑफ दिस। फ़ोन रख दिया और टाई को उतार कर फेंक दिया। प्रीशा टकर टकर उसको देख रही थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, सॉरी, वो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर थोड़ा गुस्सा देखना आना पड़ता है, वरना ये काम ठीक से नहीं करते। पहले ही मेरा काम बढ़ गया, घर को कब से रेन्यूवेट करवाने का सोचा था और अभी तक वहीं पड़ा है, थक गया हूँ। तुम्हारा खाना निकाल दिया है, खा लो, मुझे भूख नहीं। वो वॉशरूम गया तो परीक्षा ने खुद खा लिया। आज वो कमरे से बाहर निकल गया, वरना वो स्टडी रूम में अपना काम करता रहता था। परीक्षा ने विंडो से देखा, वो गार्डन में सिगरेट पी रहा था और किसी से फ़ोन पर हंस हंस कर बात कर रहा था। वो सोचने लगी, पता नहीं किससे इतना खुश होकर बात कर रहा है। उसकी फैमिली तो पता है, मैं उसके साथ रहती हूँ और हमारा निकाह हो चुका है। इतने दिन हो गए ना, इस अपनी का बताया ना ही उनका कुछ अता पता है। वो बेड पर बैठ गई। शहरयार रूम में आया तो बाकी फ्रेश लग रहा था, गुस्सा और थकन उतरी हुई लग रही थी। उसने बताया कि कल से ऑफिस नहीं जाऊँगा क्योंकि कल मैंने फर्नीचर देखने जाना है, तुम भी साथ चलना। फिर उसने टीवी ऑन किया, बेड पर बेतकल्लुफ़ होकर बैठकर लैपटॉप और मोबाइल यूज़ करने लगा। प्रीशा घबरा गई क्योंकि वो पहली दफ़ा बेड पर उसके साथ बैठा हुआ था। वो उठकर सोफे पर बैठ गई। शहरयार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सुबह शहरयार ने उसके लिए और अपने लिए नाश्ता बनाया। खाकर उसको कहा, जल्दी से रेडी हो जाओ ताकि चलें, लेट नहीं करना वरना वर्कर्स आ जाएंगे। वो उसको तकने लगी। हेलो मैडम, भूल गई क्या? आई टोल्ड यू लास्ट नाइट दैट वी हैव टू बाई समथिंग फॉर होम। उठो जल्दी,
वो उठी और तैयार होकर बाहर आई। बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, रंग भी पीला पड़ गया था, आंखों के गिर्द हल्के आ गए थे, होंठ भी सफ़ेद पड़ गए थे। शहरयार भी बिल्कुल तैयार था। दोनों निकल गए। घर के लिए फर्नीचर, कलर्स और पेंटिंग वगैरह पसंद करके आए। प्रीशा तो चुप थी। शहरयार ने ही सब अपनी पसंद का लिया। वापसी पर शहरयार लंच भी ले लिया। वो सारा दिन वर्कर्स के साथ खड़ा काम करवाता अपनी निगरानी में, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। आज फर्नीचर भी आने वाला था, बस वो सेट करके पूरा घर डन हो जाएगा। वो खुशी खुशी उसको बता रहा था। वो उसको देखती रही कि कितना खुश है अपनी ज़िंदगी में, कोई गम नहीं। परेशानी में भी उसके पास अपने हैं जिनसे बात करके उसकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है और फिर उसको खुशी मिलती है। और एक मैं हूँ जिसके पास कोई खुशी की वजह ही नहीं। अब शहरयार ने परीक्षा का रूम नीचे कर दिया था। उसके रूम में हर चीज़ डलवा दी थी ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। पर परीक्षा रात को अकेले सोने से डरती थी और ये बात शहरयार को बता नहीं पाती थी। और जब वो सो जाता तो उसके रूम में जाकर सो जाती थी और सुबह सवेरे फजर के वक्त निकल आती थी। परीक्षा शहरयार का कब से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इतनी देर हो गई थी वो अभी तक उसका नाश्ता नहीं दे गया था। वो बाहर आई, किचन में भी ना था वो, ना ही डाइनिंग टेबल पर। वो उसके रूम में भी नहीं जा रही थी। भूख से उसकी हालत हो गई थी। जब बहुत देर हो गई तो वो परेशान हो गई कि वो भूल गया होगा शायद, या फिर ऑफिस चला गया हो। एक बार रूम में देखती हूँ। वो रूम में गई। कब से दरवाज़ा नॉक कर रही थी पर अंदर से आवाज़ ना आई तो खुद ही अंदर चली। शहरयार सुन पड़ा हुआ था। उसको देखकर उसकी सांसें रुक सी गई। शेरू, क्या हो गया आपको? आप ठीक है ना? प्लीज़ जवाब दें, क्या हो गया आपको? हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं? उसकी आंखों से आंसू तेज़ी से बह रहे थे। शेरू, प्लीज़ जवाब दें, किसको कहूँ? प्लीज़ मदद कर। प्रीशा की आदत थी, वो सबके नाम आधे लेती थी। आज पहली बार वो शहरयार से मुखातिब हो रही थी, इसीलिए उसे शेरू बुला रही थी, वरना तो वो बिगड़ा हुआ नवाबजादा था। शहरयार की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी। प्रीशा ने उसका मोबाइल उठाया और डॉक्टर का नंबर पूछा। शहरयार ने आहिस्ता से कहा, डॉक्टर जमशेद है। उसने जल्दी से कॉल मिलाकर उनको बुलाया। डॉक्टर ने शहरयार को इंजेक्शन लगाने का कहा, पर शहरयार ने मना कर दिया कि वो इंजेक्शन नहीं लगवाएगा। प्रीशा ने उसको डांटा कि यह कैसी जिद है, पर वो कहाँ मान रहा था। और वहीं उनकी बहस शुरू हो गई। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। शहरयार को पता भी न लगा। प्रीशा को डॉक्टर से पूछा कि अचानक क्या हो गया, कल तक तो ठीक थे। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर शहरयार को फूड पॉइजनिंग हो गई है। बाहर का खाना खाने की वजह से उनका पेट बहुत कमज़ोर हो गया। कोशिश करिए उनको घर का खाना खिलाइए। शहरयार ने हंसी दबाते हुए कहा, डॉक्टर साहब देखिए ना, शौहर का ख्याल नहीं रखती है, फिर तो यही हालत होनी है ना। प्रीशा ने उसको अपनी बिल्ली जैसी तेज़ आंखों से देखा तो उसका कहका निकल गया। अरे शहरयार, आपने कब शादी की बताया भी नहीं। वैसे मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। प्रीशा फीका मुस्कुराए और शहरयार ने आहिस्ता से कहा, बर्बादी की भी कोई मुबारकबाद देता है। जिस पर शहरयार और डॉक्टर मुस्कुरा दिए। अच्छा मिसेस शहरयार, आप इनको खाने में अब सब कुछ लाइट दीजिएगा, खासकर ठंडी चीज़ें खिलाइए। बाकी जब भी आपको कोई ज़रूरत हो मुझे बुला लीजिएगा। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो हदायत देकर चले गए। लो जी, हो गया ना काम। अब तुम कैसे बनाओगी लाइट खाने? याद है तुम्हें जब ट्रिप पर चले थे, अंडा तक नहीं बनाना आया था, पूरा किचन उलट पुलट कर दिया था। सुबह को बेचारे कुक ने डांट खाई थी तुम्हारी वजह से। वो उसको चढ़ा रहा था ताकि कोई जवाब आए, पर वो कोई रिएक्शन तक नहीं दे रही थी। फिर बोली, आपकी दवाई कौन लाएगा? शहरयार को एकदम झटका लगा। आप होश में तो हैं लड़की? किससे बात कर रही हो? अपने दुश्मन से? तुमसे आप पर कैसे आ गई? खैर है ना? तबीयत ठीक है तुम्हारी? उसने परीक्षा के सर पर हाथ रखकर भी देखा। वो शरारत के फुल मूड में था। उसने बात को इग्नोर किया और कहा, जी आपकी दवाई प्लीज़ किसी से मंगवा लीजिएगा, क्योंकि अब तो वो मेड भी नहीं जो आपके लिए लेकर आए। शहरयार ने मेड को निकाल दिया था क्योंकि वो खुद घर में होता था, इसीलिए। अच्छा मंगवा लूँगा, आप मेरी फिक्र ना करें। शहरयार ने भी उसके अंदाज में आहिस्ता और लड़कियों की तरह शर्मा कर बोला, जिस पर परीक्षा हल्का सा मुस्कुराई और नीचे चली गई। शहरयार की आंखें फट गई। परीक्षा ने उसके लिए सूप और दाल चावल बनाए थे। अब उसको तीनों वक्त बस यही खाना देती और वो मजबूरन खाता था, क्योंकि कोई और चारा जो ना था। परीक्षा से पूछता कि तुम्हें कुछ और बनाना आता है या सिर्फ मुझे इस फीके खाना से मारोगी। परीक्षा ने तो उससे साफ इनकार कर दिया कि बाबा की वजह से ये खाना सीखा था, बाकी कुछ नहीं आता मुझे। बल्कि वो अब बहुत अच्छा खाना पकाती थी। वो रात को शहरयार के पास ही सोती थी जब तक वो बिल्कुल ठीक हो जाए। शहरयार ने उसको कहा कि मैं कोई कुक देख रहा हूँ, क्योंकि अब वो ये मरीज़ों वाला खाना खा खा कर उकता गया था। उसका खाना देखकर उल्टियाँ आती थी। तो खैर ये थी दूसरी एपिसोड और
मैं आप लोगों को बस इतना कहूँगी कि अपना ढेरों ढेर ख्याल रखें। मौसम चेंज हो रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। गर्म पानी जितना आप लोग पी सकते हैं वो पिए। मैंने भी आज पिया है, आज ही मैंने पिया है, पहले नहीं पिया मैंने तो। लेकिन खैर मुझे पता चला था कि गर्म पानी बहुत अच्छा होता है। खाली पेट सुबह निहार मुँह आप लोग अगर गर्म पानी पियोगे और उसके 40 मिनट तक आप लोगों ने कुछ खाना नहीं है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और खाने के बाद भी आप लोगों ने पानी नहीं पीना है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए और किसी का जूठा नहीं खाएं, क्योंकि जिनको फ्लू है उनका तो बिल्कुल नहीं आप लोगों ने खाना है। इस चीज़ का बहुत एहतियात कीजिएगा, क्योंकि जो किसी पर्सन से आपको फ्लू वगैरह होता है ना, वो ज़्यादा वो होता है ख़राब चीज़, मतलब वो जल्दी नहीं ठीक होता। तो मैं भी इस चीज़ का बहुत एहतियात करती हूँ कि उस पर्सन की तो कोई चीज़ यूज़ ना करूँ जिसको फ्लू हो, मतलब खाने पीने की कोई चीज़ यूज़ ना करूँ, क्योंकि इस तरह से बहुत जल्दी अगले बंदे को भी हो जाता है और ये मेरी आजमाई हुई बात है। तो अपना ढेरों ढेर आप लोग ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में भी याद रखिए। ये इसकी दूसरी किस्त थी और इंशाल्लाह तीसरी किस्त मैं कल अपलोड कर दूँगी, पूरी कोशिश है कि कर दूँगी। और आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि मेरी मिड की तैयारी अच्छी हो जाए, मेरे पेपर्स अच्छे हो जाए। मेरा इतना काम रहता है, मेरी प्रेजेंटेशन भी रहती है और भी बहुत सारे काम हैं जो मेरे पूरे टाइम पर हो जाए। इसके अलावा जाते जाते आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। आप लोगों को याद है ना 5K टारगेट है हमारा। तो ठीक है, अब अल्लाह हाफिज़।